Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द शिफ्ट रजिस्टर्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द काउंटर्स की VHDL लैंग्वेज के अंदर, VLSI लैंग्वेज के अंदर जब हम काउंटर्स की बात करते हैं तो जैसे कि हमने शिफ्ट रजिस्टर्स डिस्कस किए कि शिफ्ट रजिस्टर्स किस तरह से हम डिजिटल में वर्क करते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे VHDL लैंग्वेज के थ्रू, उनके आईसीज को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द काउंटर्स, राइट। तो काउंटर्स क्या होते हैं? काउंटर्स आर बेसिकली द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो कि अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो उनको पल्सेस एट द इनपुट अप्लाई की जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो मतलब जैसे हमने शिफ्ट रजिस्टर्स यूज किए तो शिफ्ट रजिस्टर्स क्या कर रहे थे, उसमें हम सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगा रहे थे। वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली क्या कर रहे थे, वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स शिफ्ट कर रहे थे सिग्नल्स, राइट। तो हम उनको कनेक्शन इस तरह से देते हैं कि वो सिग्नल को नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, या सीरियल आउट कॉन्फ़िगरेशन में, या सीरियल इन पैरेलल आउट में, या पैरेलल इन सीरियल आउट में, या पैरेलल इन पैरेलल आउट में, या यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की तरह हम उन्हें यूज कर सकते थे। तो जब हम काउंटर्स की बात करते हैं तो काउंटर का नेम सिग्निफाई कर रहा है काउंटिंग, कि ये जो काउंटर्स हैं बेसिकली इनमें जब हम फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो काउंटिंग का काम करता है। इट काउंट्स फ्रॉम से 1 to 10, इट काउंट्स फ्रॉम से 0 to 15, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काउंटर्स होते हैं हमारे पास। तो जैसे 8 बिट काउंटर है, या 10 बिट काउंटर है, या 16 बिट काउंटर है, या 4 बिट काउंटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे पास काउंटर्स होते हैं, और उन काउंटर्स में भी हमारे पास सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, डिफरेंट तरीके के काउंटर्स होते हैं। तो काउंटर्स का मतलब क्या है? काउंटर्स का मीनिंग होता है जब काउंटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, उस रूम में कितने पर्सन एंटर हुए, कितने पर्सन बाहर गए, इस टाइम कितने पर्सन उसके अंदर हैं। या जैसे हम काउंटर्स यूज करते हैं कि कहीं कार पार्किंग है तो वहाँ पे 30 की स्पेस है, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री पे सर्किट्स लगा के तो उसके साथ काउंटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे दैट विल टेल यू कि हाँ कितनी कार्स अंदर जा चुकी हैं, कितनी कार्स पार्क हो चुकी हैं, कितने की और जगह बाकी है, या अगर स्पेसफुल है तो वहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो सकता है। तो इस तरह से हम काउंटर्स जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। सो द डिजिटल काउंटर जो है इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स whose state changes in response to the pulses applied at the input to the counter, right? तो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में such that their combined state at any time is the binary equivalent of the total number of pulses that have occurred up to that टाइम। तो मतलब फ्लिप फ्लॉप जो है इस तरह से उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है कि उनकी जो एक टाइम पे जो उनकी कंबाइंड स्टेट है, राइट, वो किसके बराबर है? वो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा टू द टोटल नंबर ऑफ पल्सेस जितनी उस टाइम तक आई हैं। तो ऑब्वियसली अगर काउंटर को कोई क्रॉस करेगा, उस सेंसर को कोई क्रॉस करेगा, तो एक नंबर ऑफ पल्स जो है वो जनरेट होगी, राइट। तो सेकेंड टाइम फिर से सेम जगह पे क्रॉस कर रहा है, सेकेंड पल्स, थर्ड टाइम थर्ड पल्स, फोर्थ टाइम फोर्थ पल्स। दैट मीन्स कि काउंटर की वैल्यू कितनी होगी? जितनी नंबर ऑफ पल्सेस अपडेट हुई हैं उस पर्टिकुलर टाइम तक। या अगर मैं अप डाउन काउंटर लगाती हूँ कहीं पे तो व्हाट विल हैपन कि मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो काउंट अप कर रहा है, एंड इफ आई एम कमिंग बैक फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस देन इट इज काउंटिंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 काउंट इन गए और 1 आउट आया, तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, मतलब 3 - 1 हो जाएगी। तो एक साइड पे अगर काउंटिंग चल रही है तो वो प्लस 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 चल रहा है, अगर ऑपोजिट साइड पे चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, राइट। तो वो प्लस में से वो चीज माइनस कर देगी जितनी काउंटिंग प्लस हुई है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने काउंटर कैसा बनाया है, क्या आपने सिर्फ अप काउंटर बनाया है, या आपने सिर्फ डाउन काउंटर बनाया है, या आपने अप डाउन काउंटर मिक्स करके बनाया है। अकॉर्डिंगली हाउ यू हैव मेड इट, राइट। तो उसका कोड आपने कैसा बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपका काउंटर जो है वो वर्क करेगा। सो एज इट नेम implies a counter is used to count the number of pulses, right? तो जो काउंटर है it can be used as a frequency divider to obtain waveforms with frequencies that are specific fractions of the clock frequency। तो इसको एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसको एज अ टाइमिंग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इन द डिजिटल वॉचेस to create time delays, to produce non-sequential binary counts, to generate pulse trains and to act as frequency counters। तो जो counters हैं आपके उसकी various variety of applications हैं। If you will be asked in a 1 mark question or a 2 mark question that what is a counter and what are its say
एप्लीकेशंस, तो यू कैन राइट ऑल दीज एप्लीकेशंस देयर, राइट। तो काउंटर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक असिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं, एक सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं। असिंक्रोनस जो काउंटर्स होते हैं उन्हें हम रिपल काउंटर्स भी बोलते हैं, जो वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ काउंटर्स होते हैं, डिजाइन इनका इजी होता है और उनको लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्डवेयर चाहिए होता है। तो जो रिपल काउंटर्स है इनके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे विद इन द काउंटर, दे आर नॉट मेड टू चेंज द स्टेट्स एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, राइट। तो ये जो रिपल काउंटर्स होते हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो ये एग्जैक्टली सेम टाइम पे स्टेट चेंज नहीं करते हैं। दे आर नॉट मेड लाइक दैट कि जैसे ही आपकी स्टेट चेंज हुई वैसे ही आपकी इनपुट के हिसाब से आउटपुट एट द सेम टाइम चेंज नहीं होगी। दिस इज बिकॉज फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली ट्रिगर नहीं होते हैं। असिंक्रोनस काउंटर्स में, रिपल काउंटर्स के अंदर आपके जो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ट्रिगर नहीं होते हैं, दे ट्रिगर एट डिफरेंट टाइम। सो दैट इज वाई उनकी जो स्टेट है वो सेम टाइम पे सबकी चेंज नहीं होती है। एंड द क्लॉक डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द टाइम एट विच एवरी स्टेट चेंजेस स्टेट। तो जो आपकी क्लॉक भी जो है वो भी डायरेक्टली टाइम को कंट्रोल नहीं करती है। तो हर एक स्टेज का चेंज, स्टेट को चेंज करने का टाइम डिफरेंट होता है, राइट। तो असिंक्रोनस काउंटिंग में हम जनरली टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं काउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो एक्चुअल हार्डवेयर है वो जेके फ्लिप फ्लॉप्स को हम टॉगल मोड में कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग लॉजिक 1, राइट। तो या कई बार हम डी फ्लिप फ्लॉप्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने शिफ्ट रजिस्टर्स में देखा था कि उसमें हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे थे, राइट। तो जो एसिंक्रोनस काउंटर है उसके एक ड्रॉबैक है कि उसके अंदर कुछ अनवांटेड स्पाइक्स कई बार आ जाते हैं, एंड देयर लिमिटेशन जो है वो पैरेलल काउंटर से हम लोग उस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन राइट। तो असिंक्रोनस काउंटर्स जो है उनको हम रिपल काउंटर्स बोलते हैं, बिकॉज व्हेन the counter for example goes from 1111 to 0000, the first stage causes the second to flip, the second causes the third to flip, and the third causes the fourth to flip, and so on। तो मतलब हम डायरेक्टली 1111 से 0000 पे नहीं जा सकते हैं, राइट। वन बाय वन जो है हम उस स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर जाते हैं। तो इस वजह से इस तरह से करते हुए मतलब जो ट्रांजिशन है ऑफ द फर्स्ट स्टेज रिपल्स थ्रू टू द लास्ट स्टेज वो वन बाय वन होती है। फर्स्ट स्टेज की वजह से सेकंड स्टेज फ्लिप करती है, फिर सेकंड की वजह से थर्ड फ्लिप करती है, फिर थर्ड की वजह से फोर्थ फ्लिप करती है, एंड सो ऑन। इस तरह से चलता है कंटिन्यूसली या इकट्ठे ये सारी चीजें। ऐसा नहीं होता कि अभी 1111 है तो साथ में ही 0000 हो जाएगा, नो, इट विल नॉट हैपन। इट विल बी लाइक 1111 है तो 1110, then 1100, then 1000 या 0000, इस तरह से वो टर्न बाय टर्न ये चीज जो है वो हैपन होगी, राइट। So in doing so, many intermediate stages are briefly entered, right? And if there is a gate that will and during any state, अगर कोई and gate आप लगा देते हो बीच में, या कोई भी gate जो है वो ending operation perform कर रहा है, brief spike will be seen at the gate output every time the counter goes from 1111 to 0000। तो जब भी अगर आप 1111 से 0000 पे डायरेक्टली जाते हैं तो ड्यूरिंग दैट आउटपुट एक स्पाइक जो है वो हमेशा देखने में मिलेगी। तो इसलिए रिपल काउंटर्स को सीरियल या सीरीज काउंटर्स भी बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सिंक्रोनस काउंटर्स की बात करें तो वो क्लॉक्ड होते हैं, प्रॉपरली क्लॉक्ड होते हैं कि एवरी फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर इज ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम। तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स को सेम टाइम पे जो आपकी क्लॉक सिग्नल है वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय कनेक्टिंग द क्लॉक लाइन टू ईच स्टेज ऑफ द काउंटर। इकट्ठा कनेक्ट करते हैं। जो सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं दे आर फास्टर देन एसिंक्रोनस काउंटर्स बिकॉज द प्रोपेगेशन डिले जो इन्वॉल्व होता है वो लेस होता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एसिंक्रोनस काउंटर्स में फ्लिप फ्लॉप्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप सेकंड को ड्राइव करता है, सेकंड वाला थर्ड को, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में कोई एज सच कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो क्लॉक इनपुट है वो सबके बीच में सेम रहती है, राइट। दे आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, दे आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली।
देन डिजाइन एंड इम्प्लीकेशन इज वेरी इजी इवन फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेजेस। यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन जो है वो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज करती हैं। इसकी मेन डिसएडवांटेज जो है एसिंक्रोनस काउंटर्स की, इज देयर लो स्पीड एज द क्लॉक इज प्रोपेगेटेड थ्रू अ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बिफोर इट रीचेस द लास्ट। तो मतलब इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर, असिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर जो आपके पहले स्टेज की आउटपुट है वो दूसरे की क्लॉक बन रही है, दूसरे की आउटपुट तीसरे की क्लॉक बन रही है, तीसरे की आउटपुट चौथे की क्लॉक बन रही है, तो इट इज गोइंग लाइक दिस। तो जब तक पहले की आउटपुट नहीं आएगी दूसरे को पल्स नहीं मिलेगी, दूसरे को पल्स नहीं मिलेगी तो उसकी आउटपुट नहीं आएगी, उसकी नहीं आएगी तो तीसरे की नहीं आएगी, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस स्टेज, राइट। तो इसकी वजह से जो स्पीड है इसकी वो लो हो जाती है, बिकॉज लास्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप तब तक प्रोपेगेट नहीं करेगा जब तक पहले सारे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सिंक्रोनस हैं उनके अंदर डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल जो है वो बाहर से दिया जाता है और सबको साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो इसलिए जो टोटल प्रोपेगेशन डिले है इट इज इक्वल टू द फर्स्ट एक का प्रोपेगेशन डिले के बराबर ही सारे का प्रोपेगेशन डिले होगा, राइट। तो मतलब जितना प्रोपेगेशन डिले है टोटल का और एक फ्लिप फ्लॉप का, दे आर इक्वल इन सिंक्रोनस काउंटर्स। तो एक में जितना डिले होगा उतना ही टोटल सब में भी उतना ही डिले होगा। अगर एक आपका पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो 1 सेकेंड के बाद ऑपरेट कर रहा है तो आपके बाकी के सारे सारे फ्लिप फ्लॉप्स भी टोटल 1 सेकेंड के बाद ही ऑपरेट कर जाएंगे क्योंकि सबको क्लॉक सेम टाइम पे मिल रही है। लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर्स में ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड लेस होती है, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर्स दे आर फास्टर, राइट। तो अब काउंटर्स जो हैं दे में भी, जैसे मैंने पहले बताया कि अप और डाउन दोनों तरीके के काउंटर्स हो सकते हैं। जो अप काउंटर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेगा 0 1 2 3 n तक, और जो डाउन काउंटर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में काम करेगा n n-1 n-2 n-3 सो ऑन अप टू 1 0, राइट। तो सारी की सारी जितने भी काउंट्स होते हैं उन काउंटर्स के अंदर उन्हें बोलते हैं स्टेट ऑफ द काउंटर। एंड जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी थ्रू विच द काउंटर पासेस बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग स्टेट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर, राइट। तो मॉड्यूलस जो है वो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग द जीरो दैट काउंटर कैन स्टोर, राइट। मतलब 0 से लेके अगर आप 7 तक काउंट कर रहे हो तो दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर क्या होगा, 8, राइट। इट विल बी 8 moving from 0 to 8 और moving from 7, sorry 0 to 7 और moving from 7 to 0, कोई भी स्टेट के अंदर the counter will be of called as the modulus of the counter, right। modulus of the counter will be 8 in that particular case, right। अगर आप 4 की बात करते हो तो 4, अगर 0 to 3 की बात करो तो 4, 0 to 15 की बात करो तो 16 का मॉडुलस होगा, 0 to 9 की बात करो तो 10, mod 10 काउंटर बोल देते हैं उसको, या mod 16 काउंटर, mod 8 काउंटर, इस तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं। मॉडुलस मीन्स द मैक्सिमम स्टेट या नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं उसके अंदर, उसको बोल देते हैं मॉड्यूलस, राइट। And then in other words the number of input pulses that causes the counter to reset to its initial count is called the modulus of the counter। मतलब वो काउंटर क्या कर रहा है, 0 to 9 काउंट कर रहा है फिर 0 पे आ रहा है, फिर 9 काउंट कर रहा है फिर 0 पे आ रहा है। तो मॉडुलस मींस जहां से उसकी वापस से इनिशियल काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर 2 बिट काउंटर की बात करेंगे तो 4 स्टेट्स है तो उसको हम मोड 4 काउंटर बोलेंगे। तो वो क्या करेगा, इनपुट क्लॉक सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड कर देगा। तो इसको डिवाइड बाय 4 काउंटर भी बोल सकते हैं, मॉड 4 काउंटर भी बोल सकते हैं, 2 बिट काउंटर भी बोल सकते हैं। अगर हम 3 बिट काउंटर की बात कर रहे हैं सिमिलरली तो इट यूजेस 3 फ्लिप फ्लॉप्स। 3 बिट काउंटर 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेगा, 2 बिट काउंटर 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेगा। 3 फ्लिप फ्लॉप्स वाले काउंटर की टोटल 8 स्टेट्स होंगी 2 रेज़ टू पावर 3, इसको डिवाइड बाय 3, divide the input clock signal by 2 raised to power 3, that is 8, right। So in general n bit counter will have n number of flip flops and 2 raised to the power n states, and उसको बोलेंगे divide the input frequency by 2 raised to the power n, so it is divided by 2 raised to the power n counter, right। तो that means कि अगर 3 bit counter होगा 3 flip flops होंगे 8 states होंगी और divide by 8 counter उसको बोल लेंगे। 4 bit counter होगा 4 flip flops होंगे 16 स्टेट्स होंगी और डिवाइड बाय 16 काउंटर उसको बोला जा सकता है या मॉड 16 काउंटर बोला जा सकता है, राइट। तो अगर हम सबसे पहले बात करें असिंक्रोनस काउंटर्स की तो उसको इसमें हम बात कर रहे हैं 2 बिट रिपल अप काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपने जो क्लॉक पल्स है वो कौन सी ट्रिगरिंग पे आपने यूज करनी है, कि आपका पल्स जो है वो कब काउंट किया जाए, राइट। नेगेटिव एज पे, पॉजिटिव एज पे, राइजिंग एज पे या फॉलिंग एज पे या स्टेट पे, राइट। तो कहाँ पे काउंट करना है,
लेवल पे, राइट। तो तीन चीजें होती हैं एक क्लॉक पल्स के अंदर, एक राइजिंग एज होता है जब 0 से 1 जा रहा है, एक फॉलिंग एज हो रहा है या नेगेटिव एज हो रहा है जो 1 से 0 जा रहा है, एक लेवल हो रहा है। तो तीन तरीके से आप उसको ले सकते हो क्लॉक सिग्नल को, राइट। तो यहाँ पे हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। 2 बिट रिपल काउंटर है, मतलब रिपल मतलब एसिंक्रोनस काउंटर है। 2 बिट मींस 2 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, टोटल 4 स्टेट्स होंगी। अप काउंटर मीन 0 to 4 तक काउंट, 0 to 3 तक सॉरी काउंट करेगा, राइट। तो 2 बिट अप काउंटर काउंट्स इन ऑर्डर टू 0 to 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एस 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से अब नेगेटिव एज ट्रिगर है तो उसका टाइमिंग डायग्राम से हम उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। इनिशियली उसको रीसेट होगा वो 0 0 पे, फर्स्ट जब क्लॉक पल्स अप्लाई होगी FF1 जो है वो टॉगल करेगा, देन नेगेटिव होगी एज पे पल्स आएगी तो Q1 गोज फ्रॉम लो टू हाई एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव गोइंग सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2, राइट। तो इसी तरीके से हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा वर्क करेगा। सो यू कैन सी हेयर 2 बिट रिपल काउंटर है, 2 बिट का काउंटर है, असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस का मतलब पहले को क्लॉक पल्स तो बाहर से मिलेगी, लेकिन दूसरे को क्लॉक पल्स कहाँ से मिलेगी, पहले की आउटपुट से दूसरे को क्लॉक पल्स मिलेगी, राइट। तो अब यहाँ पे हम टी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, लॉजिक 1 यूज कर रहे हैं जे के इनपुट के ऊपर, राइट। और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यू कैन सी हेयर द बबल। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल जो है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, राइट। Q1 और Q2 की आउटपुट को चेक कर रहे हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पल्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या चीज चल रही है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो Q2 Q1 0 0 0 1 1 0 1 1, दैट मीन्स जो Q2 है वो 2 पल्सेस के लिए 0 रहेगा, लेकिन Q1 जो है इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1, फिर 0 to 1, फिर 0 फिर 1। ये 2 पल्सेस के लिए 0, फिर 2 पल्सेस के लिए 1, फिर 2 पल्सेस के लिए 0, फिर 2 पल्सेस के लिए 1। तो इट विल बी वर्किंग लाइक दिस। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 0 0 0 1, इस तरह से आपका काउंटर जो है इट विल वर्क। तो इसका अगर हमने कोड बनाना हो तो हाउ विल वी मेक इट, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE करके एंटिटी अप काउंटर क्लॉक और रीसेट इनपुट टाइप के हैं, क्यू जो है वो आउटपुट टाइप का है, इसको स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर बना लिया 1 डाउन टू 0, Q2 Q1 है क्योंकि एंड किया अप काउंटर को, राइट। क्लॉक सिग्नल बिहेवियर अप काउंटर प्रोसेस स्टार्ट किया क्लॉक और रीसेट पे, राइट। यहाँ पे रीसेट आएगा, तो इफ रीसेट की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 0 0, और अगर अदरवाइज क्लॉक इवेंट चेक करेंगे Q विल बी इक्वल टू Q+1, Q गेट्स द वैल्यू ऑफ Q+1, और टर्न बाय टर्न वो क्या करता रहेगा, अपनी वैल्यू को प्लस करता रहेगा, राइट। और वापस से 1 1 के बाद फिर से 0 0 हो जाएगा, राइट। एंड इफ एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑटोमेटिकली दिस विल वर्क, क्योंकि हमें पता है कि जब 1 1 में +1 होगा, राइट, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 0 10, राइट। फिर 1 + 1 0, तो थर्ड स्टेट तो है ही नहीं, तो 0 0 ही आएगा उसके पास क्योंकि 2 ही आउटपुट्स है हमारे पास। तो ऑटोमेटिकली 0 0 से 1 1 पे जाके फिर दोबारा से 0 0 पे पहुंच जाएगा। फिर ये दिस प्रोसेस विल गो ऑन अप टू इन्फिनिटी जब तक आप उसको दोबारा से रीसेट नहीं कर देते हो, ठीक है। सो ये कोड क्या डिस्क्राइब कर रहा है, 2 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर है विद एंटिटी नेम अप काउंटर, राइट। तो अगर इसमें अब 4 बिट काउंटर को यूज करना हो, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को यूज करना हो, तो उसमें आपका क्लॉक सिग्नल जो है पॉजिटिव एज पे लग जाएगा। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के अंदर आपके जो ये जो आउटपुट जो सिग्नल आपको मिलेगा वो क्यू बार से कनेक्ट करेंगे, हम क्यू से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्यू से हम आउटपुट ले रहे हैं, क्यू बार से कनेक्ट करेंगे। आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के अंदर आपका जो सिग्नल है वो क्यू बार से कनेक्ट होगा, राइट। तो 4 सिग्नल्स हैं 0 0 0 0, राइट। इट विल बी 0 0 0 1, राइट। तो Q3 जो है सॉरी Q3 जो है वो सबसे एंड में 1 होगा, Q0 सबसे पहले 1 हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक सिग्नल आ रहा है, जैसे क्लॉक पल्स आएगा जो आपका Q0 है वो इमीडिएटली स्टेट चेंज करेगा। Q1 जो है वो 2 स्टेट्स 2 क्लॉक पल्सेस के बाद, Q2 3 क्लॉक पल्सेस के बाद, Q4 8 क्लॉक पल्सेस के बाद, राइट। तो ये 1 के बाद, ये 2 के बाद, ये 4 के बाद, ये 8 पल्सेस के बाद अपनी स्टेट जो है उसको चेंज करेगा Q3, राइट। तो इस तरह से हमारी 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ये वही जो सारी हमारी काउंटिंग है वो 8 तक ऐसे ही चलेगी।
4 बिट है, 16 तक ऐसे ही चलेगी, राइट। तो लाइब्रेरी IEEE, यूज IEEE, एंटिटी अप काउंट, फिर वही क्लॉक रीसेट, क्यू की वैल्यू अब पहले 1 डाउन टू 0 लिखी थी, अब 4 बिट काउंटर है तो 3 डाउन टू 0 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक काउंट नाम का सिग्नल लगा लिया, 3 डाउन टू 0 लॉजिक वेक्टर लगा के, अब रीसेट को चेक करेंगे, उसके बाद काउंट को चेक करेंगे, काउंट में वैल्यू आ गई 0 0, फिर क्लॉक पल्स चेक करेंगे, काउंट प्लस 1 करते जाएंगे, और एंड में जो भी वैल्यू है वो काउंट की जो भी वैल्यू है वो क्यू को प्रोवाइड करते जाएंगे और एंड बिहेवियर हो जाएगा। तो ये 4 बिट हमारा अप काउंटर हो गया। तो 2 इनपुट्स हैं, क्लॉक सिग्नल है हमारे पास, रीसेट है, 1 आउटपुट है, फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उसमें अपने सिग्नल ले लिया काउंट नाम का, तो इसी कोड को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अगर 16 बिट काउंटर होगा तो रेंज 0 to 15 ले लेंगे, राइट। यहाँ पे भी हमने एक एक्स्ट्रा सिग्नल ले लिया यहाँ पे ई, अगर उसकी वैल्यू 1 है देन Q विल गेट द वैल्यू ऑफ ln, राइट। ln जो है वो हमने लिया इंटीजर, रेंज ली 0 to 15, जो इनपुट है जिसे हम कह सकते हैं, राइट। इनपुट जो है वो इन टाइप का ले लिया, और एक जिसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 15 तक है, तो उसमें इनपुट्स हम लोग जो है वो ले सकते हैं। तो अगर E की वैल्यू 1 है तो Q में कौन सी इनपुट आ जाएगी, इनपुट वाली। अगर E की वैल्यू 1 नहीं है तो उसमें क्या आएगा, Q is equals to Q plus 1, राइट। Q gets the value of Q plus 1, सारे Fs को एंड किया, एंड प्रोसेस किया। तो यहाँ पे क्या चीज करा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, क्लॉक और रीसेट इनपुट के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा इनपुट्स डिक्लेयर करी, E और IN, ठीक है। तो एंटिटी नेम आप काउंट के अंदर, अब पैरेलल डेटा इनपुट इन और आउटपुट Q, ये दोनों क्या है, इंटीजर टाइप की हैं। ऑल्सो द आउटपुट Q इज ऑफ बफर मोड, सो इन सच अ केस देयर इज नो नीड टू डिफाइन द काउंट सिग्नल। तो काउंट सिग्नल को डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। द इफ स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस इंक्लूड्स द एसिंक्रोनस रीसेट। तो अगर एनेबल 1 है तो फ्लिप फ्लॉप जो काउंटर है उसमें लोड हो जाएंगे पैरेलली विद द वैल्यू ऑफ द इनपुट एट द पॉजिटिव क्लॉक एज, बट इफ ई 0 है तो काउंटर स्टेट जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो E की वैल्यू जब 1 होगी, एनेबल 1 होगा, तो इसका मतलब आपने काउंटर में वैल्यू को लोड कर दिया। अब उसके बाद वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट्स जो है उनको चेंज करती रहेंगी। तो ये 16 बिट काउंटर बन गया हमारा। ऐसे ही 2 बिट रिपल डाउन काउंटर, अगर डाउन काउंटर की बात करेंगे उसमें प्रीसेट सिग्नल यूज कर सकते हैं। वो कहाँ से कहाँ चलेगा, इनिशियल स्टेट 0 है, 0 के बाद डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचेगी, 3 पे, 3 के बाद फिर 2 1 0, इट विल लोअर डाउन, राइट। तो 3 में क्या, इनिशियली तो सारे 0 0 0 हैं, उसके बाद क्या चल रहा है, जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आई, यहाँ पे क्या आ गया, 1 0 1 1 1 0, मतलब 3 2 0, सॉरी ये आ रहा है 1 1, दिस इज Q बार, राइट। 1 1 1 0 0 1 0 0, ऑपोजिट चल रहा है, राइट। तो Q बार से ही हम क्या कर रहे हैं, Q1 बार से Q2 जो क्लॉक सिग्नल है सेकेंड पल्स की, उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज असिंक्रोनस 2 बिट डाउन काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप लगाया, टी टॉगल मोड में लगाया, उसको टॉगल मोड में लगाने का क्या बेनिफिट है कि जो प्रीवियस स्टेट है उससे वो वैल्यू को चेंज कर देगा। लेकिन कब चेंज करेगा, इसकी वैल्यू को चेंज करेगा इमीडिएटली, क्योंकि क्लॉक सिग्नल इसको डायरेक्टली मिल रहा है। इसकी वैल्यू कब चेंज करेगा, जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी, राइट। मतलब ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में हमने क्या किया, इसको अब Q1 से जो है उसको कनेक्ट कर दिया, Q1 बार से इसको कनेक्ट किया है। अब Q1 बार से कनेक्ट करने का लॉजिक क्या है, क्यों Q1 बार से इसको कनेक्ट किया है, ताकि जब इसकी वैल्यू, ये कब चेंज होना चाहिए, आपकी वैल्यू कब चेंज होनी चाहिए, जब यहाँ पे 0 आएगा, राइट। ये 0 कब आएगा, जब यहाँ पे 1 आएगा। तो मतलब जहाँ पे जब Q1 की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, उसके बाद उसकी वैल्यू को क्या करना है, नेक्स्ट वाले की वैल्यू को 0 करना, मतलब नेक्स्ट वाले को हमने क्लॉक पल्स जो है वो उस टाइम के ऊपर प्रोवाइड करनी है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में प्रोवाइड करनी है। अब डाउन काउंटिंग के लिए उसको कनेक्ट कर दिया, FF1 को FF2 के साथ, क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया उसकी। इनिशियली फॉर एग्जांपल दोनों जो हैं वो रीसेट हैं, लेट द काउंट भी 0 0, नेगेटिव गोइंग एज के फर्स्ट क्लॉक पल्स के FF1 जब टॉगल करेगा तो Q1 गोज फ्रॉम 0 to 1। तो जब पहली इनपुट आएगी तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 0 है, राइट, इनपुट जो है, इनपुट के ऊपर आउटपुट जो है वो हमारी 0 आ रही है, रीसेट किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे 0 0 है। तो जब ये क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 1, जहाँ पे 1 हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, 0 होगी तो इसको क्लॉक पल्स मिलेगा, इसको क्लॉक सिग्नल मिलेगा, तो नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी स्टेट। अगर उसकी स्टेट 0 थी पहले तो अब यहाँ पे
1 हो जाएगी, राइट। तो Q2 की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज करेगी 2 स्टेट्स के बाद। तो मतलब इनिशियली अगर वो 0 है तो वो 0 ही रहेगी, उसके बाद जब वो 1 होगी तो 2 स्टेट्स के लिए 1 होगी, फिर 2 स्टेट्स के लिए 0, फिर 2 स्टेट्स के लिए 1। लेकिन जो Q1 है वो एक एक स्टेट के बाद चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 टू 0, फ्रॉम 0 टू 1? क्योंकि उसको टॉगल कंडीशन के अंदर लगाया गया है। जैसे ही उसको क्लॉक पल्स मिलेगी वो टॉगल कर जाएगा, अपनी पोजीशन को, अपनी वैल्यू को जो है वो चेंज कर देगा। अगर वो 0 होगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम डाउन काउंटर जो है उसको बना सकते हैं। तो अप काउंटर में हम लोगों ने क्या किया था, Q1 को डायरेक्टली कनेक्ट किया था क्लॉक सिग्नल के साथ। अब डाउन काउंटर में हम Q1 बार को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब उसने डाउन काउंट करना है। तो पहले 1 1 होगा, उसके बाद 1 0 होगा, उसके बाद 0 1 होगा, उसके बाद 0 0 होगा, फिर दोबारा से 1 1 हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक और एल सिग्नल यूज कर रहे हैं। Q आउटपुट इंटीजर टाइप की यूज कर रहे हैं, उसकी रेंज क्या है, 0 to 3। एंड करेंगे डाउन काउंट को। आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ डाउन काउंट, काउंट की वैल्यू इंटीजर 3 ले ली हमने, काउंट की वैल्यू इंटीजर टाइप का काउंट लिया एक वेरिएबल, लाइक उसकी वैल्यू ले ली 3। देन बिगिन किया प्रोसेस क्लॉक पे। क्लॉक इवेंट अगर चल रहा है, क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो वो वर्क करेगा। क्लॉक की वैल्यू 0 होगी और एल की वैल्यू 1 होगी तो उसको चेक करेंगे। एल की वैल्यू अगर 1 है तो काउंट विल गेट द वैल्यू ऑफ काउंट। तो काउंट में जितनी भी उस टाइम पे वैल्यू है, रेंज फ्रॉम 0 to 3, तो उसकी वैल्यू काउंट के अंदर, आउटपुट काउंट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद राइट, रेंज 0 to 3 है इसकी, वो क्यू की है। काउंट की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इनिशियली जब एल की वैल्यू 1 होगी तो काउंट में 3 वैल्यू आ जाएगी, राइट। जो वैल्यू है एज इट इज वही वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज अगर एल की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या करेंगे हम, काउंट में क्या चीज आएगी, काउंट माइनस 1। एंड इफ एंड प्रोसेस और क्यू में काउंट की वैल्यू जो है वो आती चली जाएगी इन इफ्स के बाद, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज चल रही है, काउंट विल गेट द वैल्यू ऑफ काउंट माइनस 1, फिर दोबारा से काउंट विल गेट द वैल्यू ऑफ काउंट माइनस 1। तो वो माइनस माइनस चल रहा है, पहले 3 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0, फिर 3 2 1 और 0। तो इस तरह से काउंट को, क्यू को काउंट की वैल्यू मिल जाएगी एंड द एंड ऑफ द बिहेवियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट मोड काउंटर, राइट। तो मोड काउंटर जो है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड 10 काउंटर है, उसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस डेकेड काउंटर। डेकेड मींस 10 तक काउंट करेगा, इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 9। तो ये n बिट बाइनरी काउंटर है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो डेकेड काउंटर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एंड गेट लगाते हैं। एंड गेट कब लगाते हैं, जब आता है 1010। जैसे ही 1010 आएगा तो यहाँ इन दोनों पे, यहाँ पे तो पहले ही ऑलरेडी 00 है, 11 जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 11 जो है इन दोनों सिग्नल्स को एंड गेट में कनेक्ट कर दिया। अब एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, 1। 1 आउटपुट किसको कनेक्ट कर दी, क्लियर को। एंड गेट की आउटपुट किसको कनेक्ट कर दी, क्लियर को। तो जैसे ही ये स्टेट विल चेंज फ्रॉम 9 to 10, तो क्या करेगा, एंड गेट वर्क करेगा, एंड गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वो क्लियर सिग्नल को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्लियर सिग्नल को एक्टिवेट करते ही आपकी जो आउटपुट है वो 0 0 0 0 दोबारा से बन जाएगी एट द काउंट वैल्यू ऑफ 10, और 1010 जो आपका 10 बनता है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये काउंट करेगा फ्रॉम 00000001 से लेके 1001 तक। फिर जैसे ही 1010 का काउंट बनेगा वैसे ही ये फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी अ डेकेड काउंटर। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE करके एंटिटी डेकेड इज पोर्ट, क्लॉक और क्लियर दो इनपुट टाइप के सिग्नल यूज कर रहे हैं। क्यू की वैल्यू जो है वो आउटपुट है, इंटीजर रेंज 0 से 9 के बीच में है। इंटीजर रेंज 0 से 9 है, बाइनरी इक्विवेलेंट रेंज जो है वो 4 डाउन टू 0 वैसे ही, 3 डाउन टू 0 वैसे ही वर्क करेगा अगर उसको आपने वैसे लिखना है तो। देन एंड डेकेड, राइट। आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ डेकेड इज टेम्परेरी नंबर, इंटीजर रेंज लिया 0 से 9 तक। क्यों, क्योंकि वो डेकेड काउंटर है, मोड 10 है। बिगिन किया प्रोसेस क्लॉक क्लियर, बिगिन करेंगे इफ क्लियर की वैल्यू 1 है, टेम्पररी विल गेट द वैल्यू ऑफ 9, या मतलब इन दोनों को चेक करेंगे, चाहे अगर क्लियर की वैल्यू 1 है या टेम्प की वैल्यू जो है वो 9 है तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 0। अगर टेम्प की वैल्यू 9 हो चुकी है या क्लियर की वैल्यू 1 हो चुकी है तो टेम्प में 0 आ जाएगी। उसके अदरवाइज क्या होगा, क्लॉक इवेंट चेक करोगे, क्लॉक चेक करोगे और
temp will get the value of temp plus 1. तो उसमें क्या चलता जाएगा, आपका +1 होता चला जाएगा, और एट द एंड Q will get the value of temp. तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एंड गेट का हमने वो नहीं बनाया, सिंपली और लिखा कि चाहे क्लियर 1 हो चाहे टेम्पररी के अंदर वैल्यू हो आपकी 9, तो दोनों में से कोई भी चीज हो अगर इसके अंदर, राइट, अगर टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, राइट, चाहे 9 है चाहे ग्रेटर देन है 9 से, तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी टेम्प जो है उसके अंदर वापस से आप 0 डाल दोगे। तो जैसे ही वो 9 होगा उसके अंदर 0 डाल देंगे, जैसे ही 9 होगा उसके अंदर 0 डाल देंगे। अगर वो 9 नहीं है, क्लियर की वैल्यू भी 1 नहीं है, तो आपकी टेम्पररी के अंदर क्या चलता रहेगा, टेम्प प्लस 1 चलता रहेगा, 0 1 2 3 अप टू 8 चलेगा। जैसे ही 9 होगा वैसे ही वो क्या कर देगा, उसके बाद टेम्प को 0 कर देगा, तो 0 to 9 तक चलेगा, उसके बाद टेम्प को इट विल गेट इट टू 0, राइट। तो इस तरह से असिंक्रोनस आप काउंटर्स जो हैं वो भी वर्क कर सकते हैं। सर्टेन एप्लीकेशंस के अंदर काउंटर जो है इट मस्ट बी एबल टू काउंट बोथ अप एंड डाउन, दोनों चीजें हम लोग इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, क्लॉक क्लियर अप डाउन लॉजिक यूज कर लिया, अप डाउन 0 से 15 तक फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। आर्किटेक्चर बिहेवियर किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, वैल्यू इंटीजर रेंज 0 to 15 ली, कांस्टेंट लिया, काउंट इंटीजर टाइप का है, ये भी इसकी रेंज भी इसकी वैल्यू 15 कर दी, बिगिन किया, क्लियर 1 वैल्यू 0। अगर क्लियर की वैल्यू 1 है तो आउटपुट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अदरवाइज क्लॉक इवेंट चेक करेंगे, अगर अप डाउन की वैल्यू 1 है तो काउंट वैल्यू में कौन सी वैल्यू जाएगी, काउंट की वैल्यू चला जाएगी, देन वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, एल्स वैल्यू में वैल्यू +1 होता चला जाएगा। मतलब अगर अप डाउन काउंटर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अप काउंट करना है। तो अगर वैल्यू और काउंट की वैल्यू इक्वल है, राइट, काउंट की वैल्यू क्या थी 15, राइट, तो हमने अप काउंट करना है, तो अगर वो ऑलरेडी 15 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर वो 15 नहीं है तो वैल्यू में वैल्यू +1 चलता रहेगा। नहीं तो अगर उसकी वैल्यू 0 है देन वैल्यू में कौन सी वैल्यू चला जाएगी, काउंट। मतलब कि अगर अप डाउन की वैल्यू 1 है और फिर हम वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू की वैल्यू कितनी है, वैल्यू जो हमने काउंटर लगाया है उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू काउंट है, काउंट मतलब 15, अगर उसकी वैल्यू 15 तक पहुंच चुकी है अप काउंटर के केस में, तो वैल्यू को दोबारा से 0 कर देंगे, राइट। नहीं तो क्या करेंगे, वैल्यू में +1 करते चले जाएंगे, कब तक, जब तक उसकी वैल्यू 15 नहीं हो जाती। नहीं तो सेकेंड केस, ये तो हो गया एक इफ एल्स अंदर वाला, एल्स इफ अप डाउन की वैल्यू अगर 1 की जगह क्या है, 0 है, दूसरा केस, मतलब अप डाउन की वैल्यू अगर 1 होगी तो +1 होता चला जाएगा, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो हम क्या चेक करेंगे, क्या वैल्यू की वैल्यू 0 है, अगर यस तो वैल्यू में कौन सी वैल्यू डाल देंगे, काउंट की वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू 15 कर देंगे। जब उसकी वैल्यू 15 कर देंगे तो वैल्यू में आउटपुट क्या आएगी, वैल्यू -1, राइट। तो अगर उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, काउंट के बराबर, अप डाउन की वैल्यू 1 है तो अप काउंट करना है, अप काउंट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू में कितनी वैल्यू है, कहां तक वो काउंट कर चुका है, क्या उसकी वैल्यू इक्वल टू 15 हो चुकी है, इक्वल टू काउंट हो चुकी है, अगर यस तो उसमें 0 डाल दो, फिर उसको प्लस करते जाओ। अगर उसकी वैल्यू काउंट के बराबर नहीं हुई है, 15 नहीं हुई है अभी तक, तो उसमें प्लस प्लस करते चले जाओ। नहीं तो दूसरा केस, अप डाउन की वैल्यू क्या है, 1 है या 0 है, अगर 1 है तो अप काउंट करेगा, अगर 0 है तो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू में डाल देगा, यानी कि उसमें वैल्यू डाल देगा 15, क्योंकि अब हमने डाउन काउंट करना है। डाउन काउंट करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू -1 करते चले जाएंगे, राइट। सारे एफ्स को एंड करेंगे, वैल्यू की वैल्यू किस में आ जाएगी, क्यू में आ जाएगी, एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर, right? So this was all about the synchronous counters, right? We will talk about the asynchronous counters के बारे में हमने आज बात करी है, कल हम लोग बात करेंगे about the synchronous counters, right? So this was all for today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.